सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, बीए ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट जिसके पास भी अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स जो एग्जाम में आपके आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये आप अगर आपने बस ये पढ़ के आप चले गए तो डेफिनेटली आपके जो एग्जाम है उसमें आप जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो सिलेबस है उसका निचोड़ एक वीडियो में आपको दे रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप ये नोट परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज आप वीडियो तो देख रहे हो, बट इसके बाद अगर आप खुद से नोट्स पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा पढ़ने के बाद। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओनली 50 रुपीज़ में बाय टेलीग्राम। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इतिहास एवं धर्म पर अम्बेडकर के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो अम्बेडकर का जो व्यू था रिलीजन पे और हिस्ट्री पे, वो क्या था वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन इसी में घुमा के पूछेगा, तो इतिहास लेखन में अम्बेडकर की भूमिका और उनके दृष्टिकोण का विवेचना कीजिए। हिस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा कि अम्बेडकर की हिस्ट्री की भूमिका बताइए, दृष्टिकोण बताइए, चाहे हिस्ट्री की धर्म पे बताइए, चाहे हिस्ट्री की राजनीति पे बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखना स्टार्ट करोगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन और उनके जो विचार है ना, वो भारतीय समाज को समझने और उसमें जितनी भी व्याप्त असमानता थी उसको दूर करने के लिए समर्पित थे। मीन्स वो समाज के सुधार के लिए काम करते थे। उनके दृष्टिकोण में इतिहास और धर्म के अध्ययन का विशेष स्थान रहा है। तो अम्बेडकर ने इतिहास को समाज के विकास की गाथा माना है और धर्म को जीवन का नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन करने वाला माध्यम माना है। उन्होंने इतिहास और धर्म का विश्लेषण कर यह दिखाया है कि किस प्रकार धर्म और जो इतिहास की घटनाएं हैं उन्होंने क्या करा, भारतीय समाज में जाति आधारित असमानता को जन्म दिया है। इसलिए वो हिस्ट्री को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हिस्ट्री में मतलब वो ये देखते हैं कि कैसे मतलब जो ये जातिवाद है उसको जन्म दिया है। तो फर्स्ट ये है कि अम्बेडकर और उसका इतिहास का महत्व क्या था। अम्बेडकर ने इतिहास को केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं माना है कि मतलब राजा महाराजा और इसका संग्रह नहीं है। उन्होंने इससे हटके बताया है कि इतिहास समाज के वर्तमान और भविष्य को समझने का एक उपकरण भी है, ये बताते हैं। तो इतिहास विश्लेषण के उद्देश्य क्या थे, मतलब क्यों अम्बेडकर इतिहास का विश्लेषण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे उसे। तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि अम्बेडकर ने इतिहास का अध्ययन यह समझने के लिए किया क्योंकि समाज में जो शोषण हो रहा है, असमानता है, उसके मूल कारण क्या है। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री अलग वे से, इन्होंने पढ़ा हिस्ट्री अलग वे से कि भाई जाने तो जरा कि जो ये जाति व्यवस्था ये सब आई है, ये सब आई कैसे, इसलिए वो हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना था कि इतिहास के माध्यम से समाज में बदलाव की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो हम इसका वो मूल कारण समझ सकते हैं। तो इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता को महसूस किए इन्होंने, भीमराव अम्बेडकर ने। मतलब जो इतिहास को पहले लिखा गया जिसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि सबके काम बंटवारे हैं, जाति को बांटा गया है, ब्राह्मण के काम है, क्षत्रिय के काम है, वैश्य के काम है, शूद्र के काम है, तो इसको सुधारने की अब आवश्यकता है इतिहास को, तो ये बताते हैं। तो अम्बेडकर ने भारतीय इतिहास को मुख्यतः शासक वर्गों के नजरिए से लिखा गया बताया। मतलब बोला है कि अगर ये इतिहास आप पढ़ोगे ना तो देखोगे तो ज्यादा इसमें शासक वर्गों के बारे में लिखा है, या शासक ने ही वर्गों ने इतिहास को अपने अकॉर्डिंग ही लिखवाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि इसमें दलितों और वंचितों जो वंचित रखा गया है दलितों को, मतलब इसमें राजा का जिक्र है, युद्ध का जिक्र है, पर इसमें कहीं भी दलितों का जिक्र नहीं है इतिहास में। तो अम्बेडकर ने ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और शोषण की जड़ें कैसे मजबूत हुई, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से ये पनपी। तो दूसरा इतिहास का इंपॉर्टेंट इसलिए बताते हैं भीमराव अम्बेडकर की जाति व्यवस्था और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। मीन्स अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास का गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने इससे भारतीय समाज के पतन का प्रमुख कारण माना है जातिवाद को। तो जातिवाद की उत्पत्ति पर वो विचार देते हैं अम्बेडकर। वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने कहा है कि जाति व्यवस्था का आधार जो है ना वो ब्राह्मणवादी ग्रंथों में है, मतलब वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने तर्क दिया है कि जाति व्यवस्था ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को वैधता प्रदान की है। तो ब्राह्मणवादी इतिहास की आलोचना करते हैं इसलिए अम्बेडकर। कैसे, अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जाति का सबसे बड़ा स्रोत बताया है कि यहीं से जातिवाद का उद्भव हुआ है और इसी के कारण बंटवारा हुआ है। उन्होंने 1927 में मनुस्मृति दहन करा, मतलब जला दिया था उसको मनुस्मृति के। इसके माध्यम से जातिवाद और असमानता के खिलाफ उन्होंने समाज में अपना मतलब होता है ना एक दिखाना कि भाई इसको जला दिया तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। तो वही तो अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि ब्राह्मणवादी इतिहास ने दलितों की असली स्थिति और उनके योगदान को दबा दिया है, क्योंकि राजा की गाथा है, रानी की गाथा है, सबकी गाथा है, पर दलितों की एक भी गाथा नहीं है इतिहास में। उसका योगदान को बिल्कुल वंचित ही कर दिया गया है इतिहास से। तो यही बताते हैं। तीसरी चीज वो बताते हैं कि अम्बेडकर जो है उनका धर्म का दृष्टिकोण क्या है।
अंबेडकर ने धर्म को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, लेकिन उनका मानना था कि धर्म को मानवता और समानता और सामाजिक न्याय के मूल्य पर आधारित होना चाहिए, तब धर्म अच्छा है। वो धर्म को अच्छा तो बताते हैं, वो कहते हैं जब धर्म में सामाजिक न्याय होगा, धर्म में समानता होगी, किसी में भेदभाव नहीं होगा धर्म के नाम पे, तो धर्म अच्छा है। धर्म की भूमिका पर वो विचार रखते हैं, तो वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने कहा है कि धर्म का उद्देश्य है कि समाज में नैतिकता लाना, समानता स्थापित करना, ना कि बंटवारा करना। उन्होंने धर्म को केवल ईश्वर भक्ति या कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा है, और इन्होंने अगर जो ईश्वर भक्ति और कर्मकांड को धर्म मानता है उसकी आलोचना करते हैं अम्बेडकर। तो अम्बेडकर ब्राह्मणवादी धर्म की भी आलोचना करते हैं। अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को असमानता, शोषण का प्रतीक बना दिया है, पर था नहीं हिंदू धर्म। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही बना दिया है ऊंच नीच। उन्होंने तर्क दिया है कि हिंदू धर्म ने जातिवाद को वैधता दी है, मतलब जातिवाद को बढ़ावा दिया है, और इससे धर्म का एक हिस्सा बना दिया है जातिवाद को, पर पहले ये कोई धर्म का हिस्सा था नहीं। तो धर्म और राजनीति का भी संबंध बताते हैं अम्बेडकर कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो अम्बेडकर का मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा है कि धर्म को व्यक्तिगत नैतिकता तक ही सीमित होनी चाहिए, राजनीति को समानता और न्याय सुनिश्चित करने के माध्यम से होना चाहिए। तो न्याय बिल्कुल अलग मानते हैं, पृथकीकरण मानते हैं राजनीतिक से धर्म का, मतलब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो चौथा जो है बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान की बात करते हैं अम्बेडकर, मतलब बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं और उसके प्रचार की बात करते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज के लिए सबसे उपयुक्त धर्म माना है, मतलब सबसे अच्छा धर्म मानते हैं। उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म में समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है, इन सब मूल्यों की जो समाज में जरूरत होती है उन सब बात करता है बौद्ध धर्म। 1956 में क्या करा, उन्होंने लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो बौद्ध धर्म ही बन गए थे। बौद्ध धर्म के प्रति उनके आकर्षण का कारण क्या था, तो अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म ने जातिवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। बौद्ध धर्म ने तर्क, वैज्ञानिक सोच और नैतिकता को बढ़ावा दिया है, तो ये भी दूसरा कारण था उनके आकर्षण होने का बौद्ध धर्म की तरफ। तो बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो अम्बेडकर ने ये तर्क दिया कि सम्राट अशोक जो थे ना, उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को एकजुट किया था, क्योंकि उस समय भारत अखंड भारत था, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत का क्षेत्र, तो ये सारे क्षेत्र भारत का था। मतलब जो आज हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं ना, वैसे सम्राट अशोक ने किया था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवादी धर्म के कारण बौद्ध धर्म के पतन को भारत में असमानता और सामाजिक अन्याय के उद्भव का कारण बना। बौद्ध धर्म का पतन जब हुआ, मतलब कम होने लगा, उसके बाद ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व दिखा के समाज को बांट दिया। पांचवा है कि अंबेडकर और धर्म का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, मतलब अंबेडकर का समाज को देखने का क्या दृष्टिकोण था। तो अंबेडकर ने धर्म को केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं माना है, बल्कि इसे समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी माना है। वो कहते हैं कि धर्म का नैतिक आधार होना चाहिए, मीन्स अंबेडकर ने कहा है कि धर्म को नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि धर्म का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति समानता को स्थापित करना होना चाहिए, ना कि बंटवारा। तो समानता और धर्म पे कहते हैं कि अम्बेडकर का मानना था कि धर्म को जाति, लिंग और वर्ग का भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, और बौद्ध धर्म को इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि वो सबकी समानता और स्वतंत्रता की बात करता था, उसके सिद्धांत पर आधारित था। छठा, धर्म, इतिहास और समाज सुधार पे अम्बेडकर के क्या विचार थे, तो अम्बेडकर ने धर्म और इतिहास दोनों को समाज सुधार के साधन के रूप में उपयोग किया है। उन्होंने ऐतिहासिक घटना और धार्मिक शिक्षाओं का विश्लेषण करके यह दिखाया है कि भारतीय समाज में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उनका उद्देश्य था कि इतिहास और धर्म को पुनर्भाषित करके समाज को एक नई दिशा दी जाए, मतलब उसको दोबारा लिखा जाए, उसको बदला जाए और समाज में एक नया इतिहास को पेश किया जाए। तो आधुनिक भारत के लिए उनकी दृष्टिकोण कैसे उपयोगी है, मतलब अम्बेडकर की दृष्टिकोण। तो अम्बेडकर ने कहा है कि इतिहास और धर्म दोनों मानवता और समानता की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, कानून, धर्म के माध्यम से दलित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। जैसे आप देखते हो हमारे संविधान में भी उनके लिए कई आरक्षण दिए गए हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है, तो अम्बेडकर के विचार आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने इतिहास और धर्म के माध्यम से यह समझाया है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। उनका संदेश दिया है पूरे दुनिया को। उन्होंने ये दिखाया है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें अतीत की गलतियों को से सीखना चाहिए, कि कैसे वहां से जहाँ से बंटवारा हो रहा है उस चीज को पढ़ो, सीखो और इसको बदलो। उनके धर्म और इतिहास के दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में समाज को एक नई दिशा प्रदान भी की है। तो निष्कर्ष के तौर पर लिखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इतिहास और धर्म पर जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने इतिहास को सामाजिक सुधार का माध्यम बताया है और धर्म को नैतिकता, समानता का आधार बताया है। अम्बेडकर का उद्देश्य है कि समाज में जितने भी व्याप्त कुरीतियां वगैरह से असमानता, शोषण है, उसको समाप्त कर दिया जाए और समाज में एक असमानता समाज की आदर्श प्रेरणा वाला समाज को स्थापित किया जाए। आप, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए अंबेडकर के हिंदू महिला के उत्थान व पतन के सिद्धांत को समझाना आवश्यक है। परीक्षण कीजिए। मीन्स जो हिंदू महिला की जो उत्थान और पतन का जो कारण था उसको बताना अम्बेडकर के दृष्टिकोण से। अम्बेडकर, यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो अम्बेडकर का महिला मुक्त के पुरोध के रूप में मूल्यांकन कीजिए। यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा का समर्थन क्यों किया है, या हिंदू कोड बिल का उद्देश्य क्या था, इसे लेकर अम्बेडकर के विचार क्या थे, या अम्बेडकर ने महिला की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए, क्या क्या नीति की, ये बताना। मीन्स
ये सब क्वेश्चन का निचोड़ बताऊं तो इसमें पूछा है कि अम्बेडकर ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कानून बनाए। जो कानून बनाया है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो या तो सीधा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ ले रहा है, या तो उसकी कौन कौन से कानून बनाए हैं ये पूछ रहा है। तो बात एक ही है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो लिखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्या के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखते हुए उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज की प्रगति और उसके नैतिक मूल्यों का सटीक मापदंड है। अगर किसी भी समाज को आपको परखना है कि उसका समाज कैसा है, तो सबसे पहले उस समाज की में जो वुमेन्स है उसकी स्थिति देख लो। जिस समाज में वुमेन की स्थिति अच्छी है वो समाज अच्छा है, ये ऐसे मापते थे समाज को। उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए गहन विश्लेषण किया, उनके उत्थान और उनके पतन का ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक कारणों की पहचान भी की कि पहले के समय में कब महिलाओं की स्थिति का उत्थान हुआ था, जब उनको सारे अधिकार थे, और कब ऐसा क्या कारण था जो पतन भी का कभी कारण बना कि उनकी अधिकार का पतन हो गया, जो आज हम देखते हैं। तो ये सबका अध्ययन कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट कि अम्बेडकर के दृष्टिकोण में महिलाओं का उत्थान और पतन कैसे हुआ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय महिलाओं के उत्थान और पतन को समझने के लिए हमें उनकी धार्मिक, सामाजिक सभी कारणों को जानना होगा। तो फर्स्ट है कि हम जानते हैं सबसे पहले कि महिलाओं के उत्थान का काल कब था। कब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्लेषण किया कि उस समय वुमेन्स की जो कंडीशन थी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा उनका समाज में वर्चस्व बढ़ रहा था, तो वो कब था। तो अम्बेडकर का मानना था कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बेहतर थी आज की तुलना में। मतलब वो जब ये लिख रहे होते हैं वो कहते हैं कि आज की तुलना में जो प्राचीन काल था ना, प्राचीन काल में बहुत अच्छी कंडीशन थी वुमेन्स की। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा भी दी जाती थी, स्वतंत्रता और संपत्ति का भी अधिकार था। मीन्स वैदिक काल में बहुत अच्छा था वुमेन्स की स्थिति। महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने और सब चीज करने का, पढ़ने का, वढ़ने का सबका अधिकार था। वेदों में इन सब का जिक्र किया भी गया है। और महिलाओं के पतन का कारण कब हुआ, जब उनकी स्थिति खराब हो गई। तो वो कहते हैं, अम्बेडकर ने तर्क दिया कि ब्राह्मणवादी प्रजासत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकार को छीन लिया। मीन्स ये वेद वगैरह को तो अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि प्राचीन काल में तो अच्छा था महिलाओं की स्थिति, पर जब ब्राह्मणवादी जब समाज आया ना, जब से मनुस्मृति ग्रंथ आए और ब्राह्मणवादी आए, तो इन सब ने महिलाओं की संपत्ति को छीन लिया, शिक्षा को छीन लिया और पितृत्यार की जो सोसाइटी है उसकी स्थापना की। तो धर्म और महिलाओं की स्थिति कैसी थी धर्म के अकॉर्डिंग। तो अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म और विशेष रूप से ब्राह्मणवादी परंपराओं ने महिलाओं की स्थिति में गिरावट का कारण बनी है। धर्म उसका सबसे बड़ा गिरावट का कारण बने। मनुस्मृति की भूमिका वो बताते हैं। अम्बेडकर ने कहा है कि मनुस्मृति की आलोचना करते हुए कहा है कि इसने महिलाओं की अधीनता और निम्न श्रेणी का स्थान दिया है महिलाओं को। मनुस्मृति के अनुसार क्या है कि महिला को हमेशा पिता, पति या पुत्र के अधीन ही रहना चाहिए। जब वो छोटी रहती है तो उसको पिता के अधीन रहती है, बड़ी होती है तो पति के, और जब बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र के अधीन रहती है। उन्हें स्वतंत्रता या निर्णय लेने के अधिकार नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि उनके लिए शिक्षा और संपत्ति के अधिकार भी सीमित किए गए हैं। तो धार्मिक कर्मकांड और महिलाओं का स्थान, मतलब धार्मिक कर्मकांड में महिलाओं का स्थान कैसा था। महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों से अलग कर दिया गया था मनुस्मृति के अनुसार। उनके समाज केवल परिवार सेवा और संतान उत्पन्न तक ही सीमित कर दिया था मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी परंपराओं ने। तीसरा, अम्बेडकर का महिला के उत्थान के लिए प्रयास भी उन्होंने बहुत सारे किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को लॉन्च किया था। हिंदू कोड बिल जो है वो भारतीय महिलाओं के लिए एक समान अधिकार दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन बनाया गया था। इस बिल के तहत क्या किया गया था, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया था। जैसे बेटों का होता है ना, पापा के प्रॉपर्टीज में सबका अधिकार, तो वुमेन्स का भी अधिकार दिया गया। और विवाह और तलाक के मामले में भी महिलाओं को अधिकार दिया गया कि उनको तलाक देने का भी अधिकार है। महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुषों के बराबर भी दर्जा दिया गया। इसके तहत हिंदू कोड जो ये हिंदू कोड बिल था उसके तहत हिंदू वुमेन्स को तो शिक्षा का अधिकार की भी बात की गई अम्बेडकर के द्वारा। अम्बेडकर ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के बिना महिलाओं को अपने अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर सकती बिना शिक्षा के। तो जब तक उनके पास शिक्षा नहीं होगी, वो जानेंगी नहीं, तो वो नहीं कर सकती। समानता का भी उन्होंने सिद्धांत दिया। अम्बेडकर का मानना था कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देना न केवल न्याय संगत है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो चौथा कि महिला सशक्तिकरण में बौद्ध धर्म की भूमिका का भी उन्होंने जिक्र किया है अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को महिला के उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। बौद्ध धर्म के काल में वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म के काल में महिलाओं को समानता भी थी और स्वतंत्रता भी बौद्ध धर्म प्रदान करता है। अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शिक्षा, आध्यात्मिकता और समाज में बराबरी का स्थान मिलता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार के लिए जागरूक भी किया है। पांचवा, भारतीय समाज और महिलाओं का पतन वो कब बताते हैं कि कब ये ऐसा, मतलब ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे वुमेन की कंडीशन को नीचे हो गई समाज में। तो वो था पेट्रियार्की सिस्टम, पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार होता था वो किसको होता था, ओनली जो होते थे मैन उनको होता था। दूसरा, श्रम विभाजन में महिलाओं को क्या करा जाता था, घर का काम दिया गया था, जिसमें सामाजिक योगदान उनका कम हो गया क्योंकि उनको बाहर काम करने नहीं दिया जाता था, तो श्रम विभाजन भी उनका हो गया। तीसरा, आर्थिक निर्भरता, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली गई जिससे वे पुरुषों पर निर्भर रह गई और पैसों के लिए भी। तो छठा, अम्बेडकर के विचार की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अम्बेडकर के विचार जो है वो बहुत ज्यादा महिला को सशक्तिकरण के लिए इंपॉर्टेंस है। तो
महिला की समानता, शिक्षा, अधिकार के लिए उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे भारतीय समाज में आज भी चर्चा का विषय है। हिंदू कोड बिल, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही इसको पारित किया था, हिंदू कोड बिल को। हिंदू कोड बिल जो है उसमें हिंदू जो महिला थी उनके जो अधिकार है उसको इसमें रखा गया था, सुरक्षित किया गया था। तो निष्कर्ष के तौर पे लिखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया वे क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं के उत्थान के बिना समाज का जो विकास है वो क्या है, अधूरा है। तो अम्बेडकर ने हिंदू महिला के उत्थान और पतन के सिद्धांत का भी स्पष्ट रूप से बताया है कि जो वैदिक काल थी उसमें वुमेन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी, और बाद में जो ब्राह्मणवादी परंपरा आई उसमें क्या हो गई, वुमेन की स्थिति बहुत ज्यादा गिरती चली गई। तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, समानता, इन सब का क्या किया है, समाज में योगदान दिया है, इसको सशक्तिकरण करने में इसकी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय जो राष्ट्र है और जो राष्ट्रीयता पर अंबेडकर की आलोचना क्या है, मतलब अंबेडकर ने भारत में राष्ट्रवाद की आलोचना क्यों की है, राष्ट्रीयता की आलोचना क्यों है, इसके संदर्भ में मुख्य जो तर्क है उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे आंसर, तो लिखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय जो राष्ट्र है और उसकी जो राष्ट्रीयता है उसकी जो अवधारणा को एक स्पष्ट और समालोचनात्मक दृष्टिकोण में रखते हैं अम्बेडकर। उन्होंने भारतीय समाज की संरचना और उसमें व्याप्त जो असमानता है उसको ध्यान में रखते हुए ये तर्क दिया है कि भारतीय राष्ट्र और जो राष्ट्रीयता है ना वो अधूरी है। अंबेडकर का मानना था कि जब तक भारतीय समाज में जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे, सामाजिक भेदभाव को नहीं खत्म करेंगे, असमानता, छुआछूत को नहीं खत्म करेंगे, महिलाओं की स्थिति को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई भी राष्ट्रवाद का अगर आंदोलन भी कर रहा है तो वो विफल है, उसका कोई लाभ ही नहीं है समाज में, वो दिखावा है बस। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीयता पर अंबेडकर की आलोचना क्या है, क्यों अंबेडकर हमेशा राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं, राष्ट्रीयता की आलोचना करते हैं। राष्ट्र और समाज का अंतर बताते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र और समाज क्यों अंतर में है। अंबेडकर ने राष्ट्र और समाज के बीच अंतर को रेखांकित किया है, बताया है। उनके अनुसार राष्ट्र जो है ना वो एक ऐसा समुदाय होता है जिसमें समानता होती है, जिसमें भाईचारा होता है, जिसमें साझा लक्ष्य होते हैं, मतलब जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं उन सबका एक मुद्दा होता है, एक ही चीज पे वो रहते हैं, तब कहते हैं कि राष्ट्र है वो। पर जिस राष्ट्र की भारत के लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं उस राष्ट्र में तो समाज जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, वुमेन्स की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो राष्ट्रवाद किस चीज का, कुछ भी चीज का नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद में सबकी एक जैसी समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रवाद होता है। दूसरा, जाति और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है वो बताते हैं। अंबेडकर ने तर्क दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था राष्ट्रीयता के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में विभाजित और इसमें हम और वे का भाव हमेशा बना रहता है। अगर जब भी हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हमेशा समाज हम में बढ़ जाता है और वे में बढ़ जाता है, हम ये और वे, तो इसमें बढ़ जाता है, मतलब हम ऊंचे और वो नीचे। उनके अनुसार जब तक समाज में जाति आधारित असमानता और ऊंच नीच बनी रहेगी तब तक राष्ट्रीयता का निर्माण संभव ही नहीं है। सामाजिक समानता की आवश्यकता की बात भी करते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर का मानना था कि राष्ट्रीयता की नींव समानता पर आधारित होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर रहा है ना तो उसमें उसकी भावना ये होनी चाहिए कि समाज में समानता हो, ना कि अपने अपने कल्चर को लेके, अपने अपने इस चीज को लेकर राष्ट्रीयता का भाव नहीं रखना चाहिए। इससे समाज बढ़ता है ना कि बनता है। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता के अभाव के कारण राष्ट्रीय एकता बहुत ज्यादा कमजोर होती है, अम्बेडकर बताते हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता की समस्याओं पर अम्बेडकर के मुख्य तर्क भी है। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था का प्रभाव इस पे पड़ता है। अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था भारतीय समाज को खंडित करती है और इसे एक एकीकृत करने से रोकती है। उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में सामाजिक बंधुत्व की भावना का अभाव रहता है हमेशा से। जाति आधारित भेदभाव ने राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का काम किया है, अम्बेडकर बताते हैं। दूसरी चीज, अस्पृश्यता और भेदभाव। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत और भेदभाव। अम्बेडकर ने तर्क दिया है कि जब तक दलितों को, वंचित वर्गों को समाज के अधिकार में सम्मान नहीं मिलेगा तब तक भारतीय राष्ट्रीयता अधूरी रहेगी। जब तक भारत के जो कोने कोने का इंसान है ना उसको भी अगर अधिकार नहीं मिल रहा तब तक भारत का राष्ट्रीयता अधूरी है। उन्होंने अस्पृश्यता को न केवल एक सामाजिक बुराई बताई है बल्कि राष्ट्र के लिए एक शर्म की बात भी बताई है कि तुम राष्ट्रवाद की भावना तो रख रहे हो कि हमारा भारत आजाद होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राष्ट्रीयता अपनी गर्व तो कर रहे हो अपने राष्ट्र पे, पर कोई बाहर वाला आके ये कह देगा कि तुम तो अपने ही, मतलब भारत के लोग एक दूसरे से घिन्न करते हो, ऊंची जाति नीची जाति करके, तो शर्म की बात है। तो अम्बेडकर यही कहते हैं। तीसरी, भाषा और सांस्कृतिक विविधता भी बताते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर ने कहा है कि ये तर्क दिया है कि भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता जो है ना वो राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ा बाधा बनती है। और ये कारण आप देख भी सकते हो, आज तक देश आजाद हो गया, हमारे भारत में अभी तक हमारी राजभाषा तो है हिंदी, पर राष्ट्रीय भाषा जो होती है ना, जैसे इंग्लैंड की इंग्लिश है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है राष्ट्रभाषा, पर भारत की आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में एक भाषा है ही नहीं। अगर हिंदी को सपोर्ट करते हैं तो दक्षिण भारत वाले उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर तमिल या उर्दू का सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत की, आपको पता होगा, 28 जो भाषा है वो राज्य भाषा को घोषित किया गया है, भारत की राज्य भाषा है वो, पर राष्ट्रभाषा आज भी भारत की कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में भाषाई विविधता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भाषाई विविधता को स्वीकार करते हुए एक मजबूत केंद्र और संघीय ढांचा की आवश्यकता है, पर ये जो आज तक नहीं हो पाया है।
चौथा, धर्म और राजनीतिक का मिश्रण भी बताते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर ने धार्मिक विभाजन को भी राष्ट्र की हानिकारक माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण जो है ना, वो राजनीति के लिए एक जहर है, विष है। तो उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म को विशेष रूप से उन्होंने आलोचना करते हुए बताया है कि इनके अंतर्गत जाति आधारित जो भेदभाव है ना, उसका जो है उसका जो आलोचना में इसका समर्थन किया है कि भेदभाव को खत्म करना चाहिए। तीसरा, अंबेडकर का जो वैकल्पिक दृष्टिकोण था राष्ट्रीयता का आधार, वो क्या था? वो कहते थे कि अगर राष्ट्रीयता की भावना अगर आपको रखनी है ना, तो आपको समानता और न्याय पर आधारित राष्ट्रीयता भावना आपको पैदा करनी होगी अपने अंदर। मतलब अंबेडकर का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीयता का आधार जो है ना, वो समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता और बंधुत्व होना चाहिए। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा जैसे फ्रांस के लोगों ने क्रांति की थी ना, फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी फ्रांस में, तो वो क्यों हुई थी? वो इसलिए नहीं हुई थी ना कि वो अपने धर्म के लिए राष्ट्रीयवाद भावना कर रहे थे, ना तो अपनी जाति को उठाने के लिए कर रहे थे। वो किस लिए कर रहे थे? वो समाज में जितने भी लोग हैं उसकी समानता की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, बंधुत्व की बात कर रहे थे। तो ये अम्बेडकर कहते हैं कि आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरी चीज, संवैधानिक राष्ट्रवाद की नींव की बात करते हैं। मीन्स अम्बेडकर ने संविधान को भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बनाया है। मतलब अगर आपको गर्व करना चाहिए तो आपके संविधान पे करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा संविधान हो जो नागरिक को समान अधिकार दे, स्वतंत्रता दे, न्याय दे, प्रदान करे, भारत के राष्ट्र को एकजुट करे। जैसे कि उनके अकॉर्डिंग बनाया भी गया भारतीय संविधान जो आज हम देखते हैं, उसमें अधिकार की भी बात की गई है, स्वतंत्रता की भी बात की गई है, न्याय की भी बात की गई है, और ये भारत के जो सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं और सभी संस्कृति के लोग हैं, उसको एकजुट करने का काम भी करती है। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक समानता की भी बात करते हैं अम्बेडकर ने तर्क दिया है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राष्ट्रीयता अधूरी है। उन्होंने कहा है कि जब तक दलित, महिला और अन्य वंचित वर्ग को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक भारत में सच्चे राष्ट्रवाद कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। अम्बेडकर के दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि अम्बेडकर के विचार भारत में आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन की क्योंकि बात की है कि समाज में जो मौजूद जितनी भी बाधा है और राष्ट्रीय एकता को बाधित करती है, जाति व्यवस्था है वो। उन्होंने धर्म और राजनीति का मुद्दा भी उठाया है, जिसमें वो कहते हैं कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं चाहिए। संवैधानिक मूल्य की आवश्यकता भी बताते हैं कि संविधान ही है जो भारत के लोगों को एक कर सकता है, क्योंकि भारत के लोगों में बहुत विविधता पाई जाती है। निष्कर्ष के तौर पर लिखोगे कि अम्बेडकर की जो भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीयता पर जो उन्होंने आलोचना की है ना, उसमें वो सामाजिक समानता, जातिवाद और धर्म के जो दुष्प्रभाव है ना, उसको उजागर करते हैं अपनी आलोचना में। उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद जितने भी विभाजन थे, जितनी भी बुराइयां थी, उसमें न्याय की बात की। अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्र केवल भौगोलिक अवधारणा नहीं है। मतलब आप अपने भौगोलिक क्षेत्र मान लो, जैसे भारत था, वो राष्ट्रीयता की भावना का पैदा कर रहा था कि हमारा जो बाउंड्री है उससे उससे अंग्रेजों को बाहर भगाया जाए, हमारे देश को आजाद कर। वो आजादी नहीं है। अम्बेडकर कहते हैं आपकी भौगोलिक अवधारणा राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, बल्कि राष्ट्रवाद की भावना होती है जब आप समानता की बात करोगे, आप भाईचारे की बात करोगे, आप स्वतंत्रता आधारित सामाजिक न्याय की वो बुराइयां करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के लिए ये प्रेरणा है कि विविधता में एकता को बनाए रखना ही समानता सुनिश्चित करना ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और अगर भारत को सच्चा राष्ट्रवाद लाना है तो भारत को समाज में समानता लानी होगी, बंधुत्व लानी होगी और जातिवाद जो भेदभाव है उसको खत्म करना होगा। इसकी बात करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंबेडकर के विचार में भारतीय लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता शर्तें क्या है। मीन्स अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो अम्बेडकर ने क्या उसकी विचार धरे हैं कि कैसे हम लोकतंत्र को सही ठहरा सकते हैं। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यकता बुनियादी तत्व है। मतलब लोकतंत्र होने के लिए ऐसी कौन कौन सी तत्व जो होनी चाहिए अम्बेडकर के अनुसार, तो ये आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, तो और उन्होंने लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता अद्वितीय की है। उनके विचार में लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मीन्स सिर्फ वोट डालना, अगर सबको वोट, जनता को वोट डालने का अधिकार मिल गया तो ही लोकतंत्र नहीं है। इनके अनुसार एक सामाजिक और नैतिक मूल्य भी है लोकतंत्र। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भारतीय लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब इस लोकतंत्र में समानता हो, न्याय हो, बंधुत्व के आधार हो। मीन्स अगर आप अम्बेडकर का चाहे इतिहास पढ़ो, चाहे अम्बेडकर की वुमेन कंडीशन पढ़ो, चाहे अम्बेडकर का आप राष्ट्रवाद पढ़ो, चाहे अम्बेडकर का आप लोकतंत्र पढ़ो, तो सब में वो एक ही बात करते हैं कि सब चीज का आधार जो है ना वो समानता, न्याय और बंधुत्व होना चाहिए। तो आपको आंसर लिखने में बहुत ईजी होगा। सब में आपको एक जैसा ही आंसर उतारना है, क्योंकि सब में वो समानता, न्याय और बंधुत्व की ही बात करते हैं। तो सामाजिक समानता का आधार मानते हैं वो लोकतंत्र को। कहते हैं कि जाति व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा जो है वो कहते हैं कि वो भारत में क्या है, जाति व्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना रहेगी, तब तक लोकतंत्र केवल कागज पर ही रहेगा, व्यवहार में विफल होगा। कागज पे तो कहेंगे हम भारत लोकतंत्र है भाई, सबको वोट देने का अधिकार है, पर सबको वोट देने का अधिकार समानता नहीं होगी। समानता तब होगी जब भारत में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। मतलब किसी के साथ ऊंच नीच की घृणा की भावना मानसिकता में नहीं रहेगी। दूसरा, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लोकतंत्र के लिए समाज में समरसता और समान अवसर का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अम्बेडकर कहते हैं। अम्बेडकर ने यह तर्क दिया है कि जाति व्यवस्था सामाजिक बंधुत्व और एकता को कमजोर करने का कार्य करती है। उन्होंने लोकतंत्र का मूल आधार बताया है
तो संवैधानिक नैतिकता का पालन करना भी वो लोकतंत्र का एक मूल आधार मानते हैं। संविधान का आदर और पालन करना मीन्स अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान जो है लोकतंत्र का आधार है और इसका जो प्रावधान है, इसमें जितने भी प्रावधान दिए गए, आर्टिकल्स दिए गए हैं, इन सबको अगर आप पालन करते हो इसका, तभी कहोगे कि आप लोकतांत्रिक देश हो। व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता पे भी जोर देते हैं लोकतंत्र के अंदर। अम्बेडकर ने संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल कानूनी ढांचे का पालन करना नहीं है, मतलब सिर्फ कानून से रिलेटेड लोकतंत्र को मत देखो, बल्कि नैतिकता के रूप में भी देखो। ईमानदारी भी होनी चाहिए इसके प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ये भी कहते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर कहते हैं कि आर्थिक समानता और न्याय भी लोकतंत्र का आधार होता है। मीन्स आर्थिक समानता, असमानता का वो विरोध करते हैं। मीन्स अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक असमानता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, मतलब समाज में सभी वर्ग समान नहीं होंगे आर्थिक तौर पे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कुछ लोग अमीर रहे और अधिकांश लोग गरीब रहे, तो लोकतंत्र धनी वर्गों का ही उपकरण बन जाएगा। फिर क्या फायदा गरीब लोगों का? तो कैसे कहोगे कि अब हमारा देश लोकतंत्र है? जो वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं और कहते हैं कि वंचित वर्गों का अगर सशक्तिकरण होगा तभी लोकतंत्र होगा। उन्होंने वंचित और गरीब वर्गों को सशक्त बनाने के लिए जोर दिया है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित वर्ग को अवसर मिलना चाहिए, लोकतंत्र नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र असफल है आपका। वो शिक्षा के प्रचार को भी लोकतंत्र की नींव मानते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्व होना चाहिए लोकतंत्र में। अम्बेडकर ने शिक्षा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी सच्चा लोकतंत्र होगा और शिक्षा का प्रचार भी होगा। शिक्षा का समान वितरण भी लोकतंत्र का आधार मानते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा सभी वर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी दलित हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। और अगर शिक्षा का समान वितरण होगा तभी हम कहेंगे कि सच्चा लोकतंत्र है। पांचवा, धर्म और राजनीति का पृथक्करण होना चाहिए। मीन्स अगर जिस देश में धर्म और राजनीति अलग होंगे तभी कहोगे कि आप सच्चा लोकतंत्र है। धर्म का व्यक्तिगत विषय होना चाहिए, एक व्यक्ति का खुद का एक अपना विषय होना चाहिए धर्म, ना कि राजनीतिक का धर्म होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का पालन होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य को सभी के धर्मों को सम्मान करना चाहिए। छठा, श्रमिकों और किसानों के अधिकार की रक्षा हो तभी कहेंगे हम सच्चा लोकतंत्र है। श्रमिकों का सशक्तिकरण हो, टाइम टू टाइम श्रमिक जो है हमारे, उसका उत्थान हो, उसके लिए कई कानून बनाए जाए, उसको मजदूरी, उनके कार्य घंटे सबको अच्छी तरह से सुनिश्चित किया गया, उनको छुट्टियां भी दिया जाए। और किसानों का भी उत्थान जिस देश में होता है तो वो लोकतंत्र है। किसानों के लिए कई नए नए कानून बनाए जाए, उनकी समस्या को हल करा जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको सम्मान दी जाए, तभी कहेंगे हम सच्चा लोकतंत्र है। छठा, महिलाओं का सशक्तिकरण ही सच्चा लोकतंत्र, ये बताते हैं। महिलाओं के अधिकार की जिस देश में रक्षा होती है, उनकी भागीदारी होती है, तभी हम कहेंगे कि लोकतंत्र है, अगर नहीं है तो अधूरा है। सामाजिक सुधार भी बताते हैं कि लोकतंत्र का अधिकार है। मीन्स बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयां अगर समाज से खत्म होती है, जिसके तहत हिंदू कोड बिल उन्होंने बनाया था, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात की है, तभी हम कहेंगे कि सच्चा लोकतंत्र है। राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक की जिम्मेदारी जिस देश में होगी तभी हम कहेंगे सच्चा लोकतंत्र है। मतलब नेताओं का नैतिक आचरण हो, नेता जो हो ना वो जनता के लिए अच्छे काम करे, नैतिकता वाला हो नेता, तभी हम कहेंगे सच्चा लोकतंत्र है। स्वार्थी ना हो, सजग नागरिकता हो, नागरिकता भी अगर सजग होगी तभी सच्चा लोकतंत्र है। ऐसा नहीं नागरिक कुछ नहीं कर रही है, वोट नहीं दे रही है, अपने जिम्मेदार लोगों को नहीं चुन रही है जो देश को अच्छे से चलाए, तो भी सच्चा लोकतंत्र नहीं है। वो कहते हैं सामाजिक बंधुत्व की स्थापना ही सच्चा लोकतंत्र है। अम्बेडकर ने बंधुत्व को लोकतंत्र की नींव बताया, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, सब में बंधुत्व, भाईचारे की भावना हो। 10वां, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि लोकतंत्र के विफल होने के खतरे क्या हैं। अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो वो किस वजह से होगा? अगर नैतिकता का पतन हुआ समाज में, मतलब नैतिकता खत्म हो गई, अराजकता आ गई, मतलब भेदभाव बढ़ गया, तब कहेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए सतर्कता की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए समाज में हमेशा सतर्क रहना होगा। हमें हमें हमेशा अधिकार जानना होगा, हमारे अधिकार क्या है, तभी इस लोकतंत्र बच पाएगा। निष्कर्ष के तौर पे उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत आधार प्रदान किया उन्होंने। उनके विचार सामाजिक समानता, संवैधानिक नैतिकता और शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ देते हैं। इनके दृष्टिकोण लोकतंत्र के आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करते हैं और समाज को बताते हैं कि आपके अधिकार क्या है, आपके लोकतंत्र में भागीदारी क्या है और आप कैसे लोकतंत्र को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सकते हो। आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे सामाजिक परिवर्तन के लिए भारतीय संविधान में प्रमुख प्रावधान क्या है, उसकी विवेचना कीजिए। समाज में परिवर्तन करने के लिए ऐसे कौन-कौन से जो उन्होंने बातें कही हैं वो आपको बतानी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो लिखोगे भारतीय संविधान को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन माना जाता है। ये केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है संविधान, बल्कि ये समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करने का एक माध्यम भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक ऐसा उपकरण बताया है जिससे भारतीय समाज में पारंपरिक जो भेदभाव, असमानता और शोषण हो रहा है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक प्रमुख रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, वो माना है भारत की। तो सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर प्रस्तावना में सामाजिक परिवर्तन का आधार भी बताते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य शामिल किए गए हैं। इन मूल्यों के परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन और सिद्धांत भी प्रदान किए गए हैं। इसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है और बंधुत्व की बात की गई है। सभी वर्गों के लिए समान अवसर हो, समान अधिकार हो तो सामाजिक न्याय होगा। समानता कब होगी? जब सभी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव न किया जाए, इसका विरोध किया जाए, तो समानता होगा। बंधुत्व कैसे होगी? समृद्धता का भावना हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, एक दूसरे में
एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो बंधुत्व की भावना है वो। दूसरा, मौलिक अधिकार में इसकी बात करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में बताते हैं कि संविधान की आत्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। इसमें सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता का साधन प्रदान किया उन्होंने, जिसमें भारत की जो असमानता, सामाजिक समानता है, उसको बनाने की बात की है। इसमें समानता का अधिकार दिया गया है 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक। 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है। अगर कानून के समक्ष चाहे कोई भी जाति का लोग जाए, कोई भी धर्म का लोग जाए, चाहे पुरुष जाए, चाहे महिला जाए, कानून जो दंड देगी वो सबको समान दंड देगी। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का पर प्रतिबंध करता है। मतलब किसी भी जाति, धर्म या लिंग या वंश के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर और गारंटी है। मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी जाति का लोग हो। 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब अगर कोई छुआछूत करता है, छुआछूत की विरोध किया गया है, और अगर कोई करता है तो उसको दंड देने की बात की गई है। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों की समाप्ति की गई है। जैसे पहले होते थे ना, लोग लगाते थे महारानी, महाराजा, तो ऐसी कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते। ओनली आप पीएचडी करके आप डॉक्टर की उपाधि ले सकते हो, या कोई विदेश से भी आप उपाधि लेके नहीं आ सकते हो। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है हमारे संविधान में, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी सरकार से क्वेश्चन भी कर सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। तो ये सभी, आप कहीं भी रह सकते हो, निवास कर सकते हो, मतलब भारत के किसी भी स्टेट में आप रह सकते हो, इसका आपको अधिकार दिया गया है। यह अधिकार वंचित वर्गों को अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकार के लिए संघर्ष के मतलब उनको संघर्ष करने के लिए प्रदान की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इन सब की प्रथा का निषेध किया गया। मतलब आप मानव की बिक्री नहीं कर सकते, होता है ना, लेबर बिक्री करते थे पहले, मतलब मजदूरों को बेचा जाता था, बंधुत्व मजदूरी, इन सब पे बाधा लगाई गई है। अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 साल से कम बच्चे हैं, उनको जो है ना नौकरी नहीं करा सकते, आप श्रम नहीं करा सकते, विरोध किया गया। अगर कोई कराएगा तो उसको कानूनी दंड दिया जाएगा। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है 25 से 28 आर्टिकल में। सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसका अभ्यास की स्वतंत्रता है। कोई भी लोग अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, इन सबकी स्वतंत्रता दी गई है। सभी धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 से 30 में। मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं ना, उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का उनको अधिकार दिया गया है, चाहे वो कोई भी संस्कृति, भाषा या लिपि के लोग हों। ये प्रावधान समाज में संस्कृति विविधता को, समृद्धता को बढ़ावा देना है। तीसरा, राज्य की नीति निर्देश तत्व है, जो कि भाग चौथा में दिया गया है। इसमें राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत में सामाजिक, आर्थिक न्याय और समानता की दिशा में सरकार की जिम्मेदारी को निर्धारित किया गया है कि समाज, जो सरकार है, उसको जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहला, सामाजिक और आर्थिक समानता सरकार को हमेशा लानी चाहिए। तो आर्टिकल 38 है, यानी अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में प्रयास करेगा। मतलब जो सरकार होगी वो सामाजिक न्याय के लिए और कल्याण के लिए कोई ना कोई कानून बनाती रहेगी। जैसे कि कुछ भी कानून उनको बनाना होगा, जैसे कि बनते हैं ना, वृद्धों को वृद्धा मतलब पेंशन दी जाती है, तो बहुत तरह के ऐसे सामाजिक कल्याण के कार्य करने होंगे। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि नागरिकों के बीच संसाधन और अवसरों का समान वितरण, मतलब भारत के जितने भी संसाधन है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या कुछ भी, जो भारत के संसाधन है, उसको सभी व्यक्तियों में समान बांटना सरकार का ये काम है। जाति, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगारी, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के मामलों में राज्य का दायित्व है। मतलब बेरोजगारी के लिए और शिक्षा के लिए और सार्वजनिक सहायता के लिए हमेशा सरकार को काम करने चाहिए। अगर आपके देश में नौकरी नहीं है तो आपको एम्प्लॉयज को जो नौकरी है वो दिलाना होगा, शिक्षा में सुधार करना होगा, शिक्षा के लिए अच्छे काम करने होंगे। सार्वजनिक सहायता, जैसे कि कुछ भी सार्वजनिक सहायता, जैसे कोई, जैसे कोरोना आ गया तो राशन बांटा, वृद्धा पेंशन वगैरह भी दी जाती है। तो मतलब सामाजिक कल्याण के लिए हमेशा कार्य करना होगा। दूसरा क्या कहा गया है, महिला और बच्चों का कल्याण के लिए भी कहा गया है इसमें। तो अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की उचित स्थिति और मातृ राहत की व्यवस्था, मीन्स जब महिलाओं की, जैसे वो बीमार पड़ गई, कुछ हो गई, तो उनको क्या है, उनको छुट्टी देने का वो है अधिकार, उनको देना सरकार का एक कार्य है। अनुच्छेद 45 कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। तो शिक्षा, मतलब 6 वर्ष के जितने भी स्टूडेंट है उसको शिक्षा देना होता है ना, प्राथमिक शिक्षा जो हमें मिलती है वो मुफ्त मिले सरकारी स्कूलों में। देखते हो ना, 5वीं तक की किताब आपको खरीदनी नहीं पड़ती थी, फिर आपको बाद में, मतलब आपको एनसीईआरटी वगैरह की किताब बाद में खरीदनी होती थी, छोटे में बच्चों में आपको फ्री मिलती थी और स्कूल की तरफ से ही पैसे मिलते हैं। तो ये सरकार का काम है। तीसरा, समान नागरिक संहिता लागू करना भी सरकार का काम है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश में समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देना, ये सामाजिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मीन्स सामाजिक समानता हो, धर्मनिरपेक्ष हो, इसके लिए एक जैसा कानून हो सारे धर्मों के लिए, समाज नागरिक संहिता। चौथा, संवैधानिक आरक्षण और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद जो अनुसूचित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण भी, जैसे कि आपको पता होगा अनुच्छेद 330 से 42 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो कि आरक्षण दिए गए हैं, जो कि दिया गया है किसको,
अनुसूचित जाति को, एसटी, एससी, ओबीसी को। तो अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान और बेरोजगारी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आप देखते हो ना, चाहे आईपीएस या किसी भी चीज का गवर्नमेंट एग्जाम देती हो तो एसटी, एससी, ओबीसी को कुछ परसेंट की छूट होती है, आरक्षण होती है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है। ये प्रावधान समाज के वंचित वर्गों के मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया। मीन्स जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित रह चुके हैं, उनको दूसरे के बराबर का समान दर्जा दिलाने के लिए करा गया है। दूसरा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों का उत्थान। मीन्स अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जो है ना वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए और शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। यह प्रावधान वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। पांचवा, संविधान के अन्य प्रावधान भी ने बताया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान में ये बताया गया है कि पहला, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। मीन्स आर्टिकल 243 में ये कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत और नगरपालिका को भी अधिकार दिया गया है। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समानता और विकास को बढ़ावा देगा। और क्या किया गया है संविधान में कि मजदूर और श्रमिकों के अधिकार पर भी जोर दिया है। मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में उनके जो घंटे हैं, काम करने की स्थिति, मजदूरी का कार्य, कितना वेतन होना चाहिए एक दिन का, उसको निश्चित किया गया है। अगर उससे कोई कम दे रहा है या शोषण कर रहा है तो मजदूर आप क्या कर सकते हो, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। तो तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के लिए, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार सम्मान प्राप्त हो। यह प्रावधान धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। छठा है, संविधान में दिया गया है कि न्यायपालिका का संरक्षण का भी प्रावधान। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया है ताकि सामाजिक और परिवर्तन और संविधान में निहित प्रावधानों को लागू कर सके। इसलिए उन्होंने जनहित याचिका पीआईएल आम जनता के लिए न्याय पाने का एक माध्यम बताया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी दिया है, जहां नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाए, मतलब कोई सरकार किसी न्यायपालिका को कंट्रोल में नहीं रहेगी। सातवां, हमारे संविधान में सामाजिक परिवर्तन के लिए भी संविधान की प्रासंगिकता की गई है, क्योंकि सामाजिक न्याय और समानता की बात की गई है। इसमें भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और असमानता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है। ये पारंपरिक सामाजिक भेदभाव और असमानता को समाप्त करने और सशक्त करने के लिए समाज को बनाया गया है। दूसरा, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण भी के लिए आरक्षण दिया गया है। शिक्षा का मतलब दलितों की, आदिवासियों के लिए आरक्षण वगैरह भी दिए गए हैं। लैंगिक समानता पे भी जोर देता है भारतीय संविधान। महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और इन सब की भी बात करता है, और दहेज प्रथा को भी निषेध मानता है। तो निष्कर्ष के तौर पर कहोगे कि भारतीय संविधान केवल दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। ये जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक समानता और धार्मिक विभाजन जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए दिशा में कार्य करता है। संविधान के प्रावधान जो है समाज के हर वर्गों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय दिलाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जीवित दस्तावेज कहा है किसको, संविधान को, जिनके अनुसार खुद को ढाल सकते हैं हम। भारतीय संविधान ने समाज में समरसता, समानता लाने में जोर दिया है और इसने समाज में परिवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य किया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंबेडकर की रचना और राज्य व अल्पसंख्यकों में दिए गए राज्य समाजवाद के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। मतलब अंबेडकर की रचना में जो राज्य और अल्पसंख्यक है, उसमें उन्होंने क्या क्या उनके लिए कहा है राज्य समाजवाद के सिद्धांत में, वो आपको बताना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय समाज सुधारक है, संविधान निर्माता है और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक भी है। उन्होंने अपने जीवन भर में सामाजिक न्याय, आर्थिक की दिशा में काम किया है। उनकी रचना और विचार राज्य में समाजवाद और सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण रखता है, जिसे उन्होंने खासकर अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की भलाई के लिए हमेशा काम किया है। राज्य और अल्पसंख्यक यानी स्टेट एंड माइनॉरिटीज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण लेखक भी थे। उन्होंने राज्य के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ उसके संबंध पर विचार भी किया था। अम्बेडकर ने राज्य समाजवाद का सिद्धांत विकसित किया, जिसका उद्देश्य था कि समाज में क्या लाया जाए, समानता लिया जाए, न्याय लाया जाए और बंधुत्व को स्थापित करा जाए, विशेषकर अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के लिए ये काम करे इस वजह से। तो राज्य समाजवाद का परिभाषा और उद्देश्य। तो राज्य कैसे समाजवाद पैदा कर सकता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार? तो राज्य समाजवाद का सिद्धांत अम्बेडकर ने समाज के आर्थिक और सामाजिक शोषण की समाप्त करने के लिए एक समान, निष्पक्ष और समाज बनाने के लिए प्रस्तुत किया था लोगों के सामने। उनके अनुसार राज्य को समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा, खासकर जब ये वंचित और शोषक वर्गों के अधिकार की रक्षा की बात आती है। तो राज्य समाजवाद के मुख्य उद्देश्य क्या है बी आर अम्बेडकर के अनुसार? तो समानता की स्थापना करना, अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना। मतलब समाज में इसका उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक समानता लाया जाए सभी वर्गों में, चाहे वो अवसर की समानता हो, संसाधन सबको समान मिले, या लिंगिक जो भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाए। दूसरा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण कैसे? अल्पसंख्यकों को विशेषकर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर जो भेदभाव करा जाता है उसको हटा के उनको संरक्षण दिया जाए। सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, जिससे सभी वर्ग का शोषण ना हो, संविधान और कानून का पालन हो, यानी संविधान और कानून से सभी देश चले, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, समानता की बात की गई है। दूसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। अम्बेडकर का मानना था कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति वाले लोग रहते हैं और इन विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे भारतीय समाज के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण माना है। उनका दृष्टिकोण था कि अल्पसंख्यक समुदाय और उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए राज्य को हमेशा क्या है, जिम्मेदार ठहराना चाहिए।
अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा और उपाय के बारे में क्या कहा है बी आर अम्बेडकर ने? तो कहा है संविधान द्वारा सुरक्षा की जा सकती है अल्पसंख्यकों की। दूसरे, राज्य की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, मतलब सरकार को भी इनके लिए हमेशा संरक्षण ये सब समानता लाने के कार्य करना चाहिए। तीसरा, संस्कृति और शैक्षिक के कार्य, मतलब अपनी संस्कृति को जागृत रखना और जो शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भाषा और इन सब का हम संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा, राज्य समाजवाद और न्याय, सामाजिक न्याय क्या है, मतलब अंबेडकर के राज्य समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को ही वो क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है, उसके साथ ही आर्थिक सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। समाजवाद का सिद्धांत ये दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि क्योंकि ना केवल अधिकार की बात करता है ये, बल्कि अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की भी बात करता है जिसमें लोगों की भूमिका हो। सामाजिक न्याय के लिए राज्य को हस्तक्षेप भी बताता है वो, मतलब हमेशा अगर किसी का शोषण होता है तो जो स्टेट है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको हमेशा उसमें क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। तो आर्थिक समानता पे भी और जाति के विरोध पे भी अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक समानता दूर करने के लिए राज्य को हमेशा हस्तक्षेप करना चाहिए। गरीबों के शोषण की स्थिति को बदलने के लिए उनको योजना बनानी चाहिए, नीति बनाया जाना चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। जाति का विरोध कैसे करना चाहिए राज्य को, कि अम्बेडकर ने जाति को भारतीय समाज का सबसे बड़ा अभिशाप माना है और ये कहा है कि राज्य को इसकी जिम्मेदारी के खिलाफ सशक्त कदम उठाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा जातिवाद का मतलब कर रहा है, कोई छुआछूत मान रहा है तो उसको कड़ी दंड दी जाए। चौथा, राज्य समाजवाद और अर्थव्यवस्था को मतलब राज्य समाजवाद को अर्थव्यवस्था से जोड़ के कैसे देखते हैं बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि राज्य समाजवाद का दूसरा पहलू है आर्थिक नीतियां से जुड़ा होता है। अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य को समाज की आर्थिक संरचना को सुधारने के लिए हमेशा अपना जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भूमि सुधार, सरकारी स्वामित्व, मतलब अलग अलग कानून लागू करने के लिए समर्थन भी किया है। राज्य के आर्थिक हस्तक्षेप के उपाय क्या क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करके आर्थिक आप हस्तक्षेप कर सकते हो। तो अम्बेडकर ने कहा है कि जैसे कि निवेश की बात की गई है, गरीब वंचित वर्गों को रोजगार मिले, बेरोजगारी को खत्म करो और उनके पास नौकरी नहीं है तो उनको नौकरी दो, तो आप इससे क्या होगा, आप राज्य जो है वो आर्थिक तौर पे हस्तक्षेप करेगा। तो यह करने के लिए बोला है अम्बेडकर ने। दूसरा, वंचित वर्गों के लिए अवसर, जैसे कि जो वंचित वर्ग है जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो उसको समानता जैसे आरक्षण के माध्यम से या तो कोई ऐसा कानून लाए हमेशा जिससे उनका उत्थान होते रहे आर्थिक तौर पर। पांचवा, अम्बेडकर का आलोचना दृष्टिकोण क्या है, तो बी आर अम्बेडकर का समाजवाद के प्रति दृष्टिकोण आलोचना दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि केवल राज्य के आर्थिक हस्तक्षेप से समाज में स्थायी बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने मजबूत जागरूक नागरिक समाज की आवश्यकता भी बोली है, क्योंकि नागरिक की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए, जो न केवल संविधान के तहत अपने अधिकार की रक्षा करे बल्कि समाज में सभी वर्गों के लिए समानता न्याय की दिशा में काम भी करे। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर संविधान के बारे में आप जानोगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, तब आपका कोई शोषण नहीं करेगा। अम्बेडकर ने ये भी चेतावनी दी है कि राज्य समाजवाद का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया गया है तो ये राज्य की जो शक्ति और अत्यधिक बढ़ सकता है, तो स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार के लिए खतरा भी हो सकता है। मतलब बी आर अम्बेडकर ने कहा है समाजवाद है ना, वो क्या कर सकता है, समाजवाद अभी तक पूरे समाज में आया नहीं है क्योंकि अभी स्वतंत्रता को और नागरिकों के लिए खतरा है कि समाज में इतने सारे भेदभाव है, तो वही कहते हैं कि आपको सशक्त होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। निष्कर्ष के तौर पर लिखोगे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाजवाद का जो सिद्धांत है वो भारतीय समाज में किसके लिए है, समानता के लिए और सामाजिक न्याय के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है, ये बताया है कि संविधान और जो राज्य है वो दोनों के पास ऐसे अधिकार शक्तियां हो जो समाज के शोषित वंचित वर्गों की रक्षा कर सके। मतलब राज्य के पास भी हो और संविधान के पास भी ऐसी शक्ति हो जो जो वंचित वर्ग है उसका हमेशा उत्थान करे, उसके लिए काम करे। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि समाजवाद को प्रभावी बनाने के लिए नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सरकार और संविधान के अकॉर्डिंग ठीक है वो तो काम करेंगे, पर नागरिक को भी तो होना पड़ेगा जागरूक इसके लिए कि उनको भी ये सबको हटाना पड़ेगा, ये जो कुरीतियां हैं। अम्बेडकर का दृष्टिकोण आज भी समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय की दिशा में प्रेरणादायक है और राज्य समाजवाद का सिद्धांत भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि बी आर अम्बेडकर का है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि बौद्धिज्म यानी जो बौद्धवाद है और एक सामाजिक राजनीतिक क्रांति है। अम्बेडकर की क्रांति वे जो प्रति क्रांति ग्रंथ के विशेष संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिए। जो बी आर अम्बेडकर ने है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट यही है कि बौद्धिज्म एक सामाजिक राजनीतिक क्रांति है। मतलब बौद्ध धर्म से हम क्या कर सकते हैं, समाज में सुधार कर सकते हैं, राजनीतिक में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन सपोर्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना भी लिया था, तो इस वजह से। तो जानते हैं हम कि ऐसा क्यों कहा था उन्होंने कि बौद्ध धर्म क्या कर सकता है, समाज में क्रांति ला सकता है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के रूप में देखा है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक परिवर्तन की दिशा में कार्य किया गया है। मतलब इतिहास में अगर आप देखोगे तो बौद्ध धर्म ने समाज के लिए भी और राजनीति के लिए भी कई क्रांति के रूप में कार्य किया है, क्योंकि ये महिलाओं और जो वंचित वर्ग है और जो जाति है इन सबके हमेशा मतलब विरोध में रहते थे कि लिंग भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो, तो इन सबका विरोध करते थे, समाज में समानता की बात करते थे। तो अम्बेडकर की क्रांति व प्रतिक्रांति जो है यानी रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन ग्रंथ में बौद्ध धर्म को एक
क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब अंबेडकर की एक बुक थी जिसका नाम है, अंबेडकर ने लिखा है क्रांति वे प्रतिक्रांति। तो इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बौद्ध धर्म क्या है, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के रूप में कार्य करता है, जो कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और अन्य सामाजिक जो असमानता है उसके खिलाफ एक संघर्ष के रूप में कार्य करता है। तो आप बुक का नाम जरूर लिखिएगा। इस ग्रंथ में अंबेडकर ने भारतीय समाज के इतिहास में बौद्ध धर्म की भूमिका जो है उसकी गहरी चर्चा भी की है और इसमें सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के रूप में स्थापित किया है बौद्ध धर्म को। उनके अनुसार बौद्ध धर्म ने केवल धार्मिक परिवर्तन की बात नहीं की है, बल्कि भारतीय समाज में मौलिक जो सामाजिक ढांचे हैं ना उसको भी चुनौती दी है। मीन्स जातिवाद का विरोध किया है, लिंग भेदभाव का विरोध किया है और समाज में समानता की बात की है। तो बौद्ध धर्म और सामाजिक क्रांति कैसे एक दूसरे से जुड़ी है, कि बौद्ध धर्म को सामाजिक क्रांति क्यों कहा है बी आर अम्बेडकर ने। बौद्ध धर्म ने समाज जो भारतीय समाज में जो व्याप्त जातिवाद थी, असमानता थी और जो धार्मिक भेदभाव थे उसके खिलाफ कई आंदोलन संघर्ष किए हैं। अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म ने इन सभी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी और समाज में समानता, बंधुत्व और भाईचारे के सिद्धांतों को स्थापित किया है। तो जातिवाद और बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म ने जातिवाद के खिलाफ क्या कहा है, तो बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म में व्याप्त जो जातिवाद है उसको खंडन किया है, उसका विरोध किया है। बौद्ध धर्म की उपदेश ने दिया है कि सभी मनुष्य क्या है, समान है, चाहे वह किसी भी जाति के हो, वर्ग के हो, समाज के हो, वो सब क्या है, एक ही समाज के हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जाति प्रथा को नकारा है, जो कि समय के समाज में अत्यधिक प्रचलित थी। उस समय बौद्ध धर्म के टाइम पे ये प्रचलित थी, तभी तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया है कि बौद्ध धर्म ने एक समान सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी है, जिससे सभी व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिला है। तो इसलिए वो कहते हैं कि समाज के लिए क्रांति के रूप में है बौद्ध धर्म। अब वो समानता और न्याय की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात होती है। बुद्ध के उपदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि समाज किसी भी प्रकार का भेदभाव, असमानता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह दृष्टिकोण सामाजिक क्रांति के रूप में कार्य करता है। इसलिए क्या क्या है, इसलिए जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने सामाजिक क्रांति भी कही है बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को राजनीतिक क्रांति अब क्यों कही है ये जानते हैं हम बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि इनके अनुसार बौद्ध धर्म केवल सामाजिक क्रांति नहीं है, बल्कि भारतीय जो राजनीतिक दृष्टिकोण को भी ये प्रभावित करती है। कैसे, उन्होंने बौद्ध धर्म को एक ऐसे आंदोलन के रूप में देखा है जो न केवल धर्म बल्कि राजनीतिक में भी बदलाव की आवश्यकता को महसूस करता है, बताता है। कैसे, बौद्ध धर्म राजनीतिक सुधार की भी बात करता है। बौद्ध धर्म ने धर्म और राज्य के बीच एक स्पष्ट विभाजन की बात की है। मीन्स धर्म को राजनीतिक से पृथकीकरण की बात की है, धर्मनिरपेक्षता की बात की है। तो यही कॉन्सेप्ट को उठा के अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने एक राजनीतिक क्रांति के भी रूप में कार्य किया है। तो बुद्ध ने कभी भी धर्म को राजनीतिक से जोड़ने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने समाज में सामाजिक समानता और न्याय की बात की है। अम्बेडकर ने इस बिंदु पर जोर दिया है कि बौद्ध धर्म जो है वो प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक सुधार की आवश्यकता को महसूस कराया। विशेष रूप से उन्होंने यह माना कि बौद्ध धर्म ने समाज में शोषित, उपेक्षित वर्गों से राजनीतिक ताकत देने की बात की है। शासन का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म ने शासन के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन किया। मैंने आपको बताया ना, इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष का मतलब बौद्ध धर्म को भी क्रांति के रूप में मानते हैं, राजनीतिक क्रांति के रूप में। बौद्ध धर्म और प्रतिक्रांति, क्योंकि उनकी बुक में क्रांति और प्रतिक्रांति का जिक्र है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्रांति व प्रतिक्रांति यह भी स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म धर्म के प्रसार के बाद भारतीय समाज में प्रतिक्रांति भी लाई है। प्रतिक्रांति का अर्थ है कि पुनः व्यवस्था जो समाज में बौद्ध धर्म की सैद्धांतिक जीत के बाद उत्पन्न हुई है। तो हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को चुनौती दी है, इसे कमजोर करने की प्रयास भी किए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रतिक्रांति। तो बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया क्या थी? अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया ने पूर्ण जातिवाद और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म की क्रांतिकारी शक्ति को समाप्त करने के लिए पुण्य वेदों और शास्त्रों की व्याख्याओं का सहारा लिया। बौद्ध धर्म को समाप्त करने के प्रयास में भारत में प्रतिक्रांति आंदोलन को जन्म दिया, जिससे केवल धार्मिक मतलब प्रतिक्रांति मीन्स बौद्ध धर्म ने जो जो सुधार किए उसको वापस पुनः लागू कर दिया गया, मतलब जातिवाद फिर फैला दिया गया, छुआछूत फिर फैला दिया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्रांति और प्रतिक्रांति। तो बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रभाव क्या पड़ा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में इस सशक्त क्रांतिकारी ताकत बन सकता था, जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सकता था। पर क्या हुआ? प्रतिक्रांति हो गई इससे पहले और वापस समाज में बुराइयां वगैरह आ गई। तो समानता और बंधुत्व की बात करता है बौद्ध धर्म, तो इसका प्रभाव हुआ। और तो आज भी समानता बंधुत्व की बात की। बौद्ध धर्म ने केंद्र संदेश दिया कि सभी प्राणियों के साथ समानता और दया से पेश आना चाहिए, जो कि गहरी सामाजिक क्रांति की नींव रखता है। जातिवाद, शोषण और असमानता के खिलाफ था ये। तो बौद्ध धर्म ने अपने अनुयायी को एकजुट करने का काम किया, जिससे भारतीय समाज में सामूहिक समतावादी दृष्टिकोण विकसित हुई। श्रम और अधिकार की रक्षा पे भी इनका प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म ने हर व्यक्ति को श्रम, सम्मान और अधिकार की रक्षा की बात की है। बी आर अम्बेडकर ने क्रांतिकारी दृष्टिकोण से बताया कि समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है ये बौद्ध धर्म। निष्कर्ष में लिखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बौद्धिज्म एवं सामाजिक राजनीतिक क्रांति, ये जो कथन उन्होंने दे दिया था, ये कथन उनके विचार में बौद्ध धर्म की क्रांति
को की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखा है, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को समाज में क्रांति और राजनीतिक में क्रांति के लिए एक रूप में देखा है कि क्रांति कर रहा था ये। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में जातिवाद को, असमानता को और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है और एक निष्पक्ष समाज की स्थापना की है जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। उनके जो क्रांति और प्रतिक्रांति जो उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने क्रांति और प्रतिक्रांति के बारे में बताया, उन्होंने उसमें बौद्ध धर्म को न केवल धार्मिक सुधार की दिशा में कार्य किया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के रूप में भारतीय समाज के ढांचे को चुनौती भी दी है। बौद्ध धर्म का ये दृष्टिकोण केवल प्राचीन काल से ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत में भी एक सशक्त सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है, जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत को बढ़ा देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि अम्बेडकर के राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन संबंधित उपागम की व्याख्या कीजिए। मतलब अम्बेडकर ने जो राजनीतिक के तौर पे इतिहास में जो भी अप्रोचेस दिए है वो बताना। तो इंट्रोडक्शन से लिखोगे कि बी आर अम्बेडकर भारतीय समाज के सबसे बड़े समाज सुधारक में से एक थे। उनका दृष्टिकोण राजनीतिक, समाज और धर्म और इतिहास पर आधारित था। उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को समझते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। अम्बेडकर ने भारतीय राजनीतिक के इतिहास के अध्ययन में एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो केवल प्राचीन परंपराओं को चुनौती देता था, बल्कि समाज को सशक्त बनाने के लिए और समता मूलक समाज, मतलब समाज में सबका समान हो, इस कारण उन्होंने राजनीतिक इतिहास पर जोर दिया। अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था? अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण था कि अम्बेडकर जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, असमानता से संघर्ष करने के उपदेश पर आधारित था। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण, उनका मानना था कि जब तक भारतीय समाज में समानता नहीं आती है, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं होगा। अम्बेडकर ने राजनीतिक को न केवल सत्ता प्राप्ति का साधन के रूप में देखा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक है ना, उसका काम यह है कि समाज में समानता लाए, बंधुत्व लाए, न्याय लाए। तो अम्बेडकर ने जाति और लोकतंत्र के बीच संबंध बताया है कि जातिवाद और लोकतंत्र जो है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब अगर समाज से जातिवाद को खत्म, जब तक जातिवाद समाज में रहेगी तब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो वो राजनीतिक का दृष्टिकोण इसमें अपनाते हैं। अम्बेडकर के लिए जातिवाद जो है वो भारतीय राजनीतिक और समाज का सबसे बड़ा संकट है। उनका मानना था कि भारतीय समाज में जातिवाद इतना गहरे रूप से मतलब मिल चुका है कि अगर समाप्त नहीं किया गया ना इसे, तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में स्वतंत्र और समतामूलक नहीं हो सकती। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जातिवाद के विरोध में कई प्रावधान भी किए हैं, जैसे आर्टिकल 17 जो कि अस्पृश्यता को समाप्त करता है और आरक्षण जैसी योजनाएं के माध्यम से पिछड़े वर्गों को समान अवसर देने का भी प्रयास किया है। दूसरा, समाजवाद और भारतीय राजनीतिक, मतलब उन्होंने कहा कि समाजवाद भारतीय राजनीतिक से कैसे जुड़ा है। अम्बेडकर ने समाजवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है, जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग के समान अधिकार अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में था। वे ये मानते थे कि भारतीय समाज में विकास और समानता के लिए समाजवादी नीतियों की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें आर्थिक समानता होती है, सामाजिक भेदभाव भी खत्म होता है और राजनीतिक उत्पीड़न भी। तो धर्म और राजनीतिक को कैसे वो देखते हैं? अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण धर्म से प्रभावित था, विशेषकर हिंदू धर्म से। उन्होंने ये महसूस किया है कि हिंदू धर्म की जातिवादी जो विशेषता है वो असमानता और व्यवस्था में, राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करती है। उन्होंने सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा डाली है, इसलिए उन्होंने धर्मांतरण और एक आवश्यक उपाय बताया है ताकि दलितों के समाज में समानता मिल सके। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि इसे भारतीय समाज के लिए सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जाए। अम्बेडकर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? अम्बेडकर का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक था। उन्होंने विशेष रूप से जातिवाद, असमानता और सामाजिक शोषण के खिलाफ कई आवाज उठाई। मैंने ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन बताया था कि वो इतिहास को कैसे देखते हैं। वो इतिहास को ऐसे देखते हैं, इतिहास को पढ़ने के लिए नहीं, वो इसलिए देखते हैं कि इतिहास में जाति व्यवस्था वगैरह कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो पहला, जातिवाद के ऐतिहासिक रूप में वो देखते हैं कि जो जाति है वो समाज में कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका मतलब उत्थान कहाँ से हुआ। दूसरा, ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज कैसा था, उसकी आलोचना करते हैं कि उसमें भी जातिवाद, असमानता ये सब भरी हुई थी। तीसरी, भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे मतलब हुआ था। तो अम्बेडकर ने भारतीय समाज में ऐतिहासिक बदलाव को आवश्यक महसूस किया कि राजनीतिक क्रांति, सामाजिक जो असमानता समाप्त नहीं हो सकती। उन्होंने विश्वास किया कि भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से पुनर्निर्मित करना होगा, इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को स्थापित करना होगा। अम्बेडकर के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें तो इन्होंने इनका योगदान ये रहा है कि उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपना कि मतलब समाज में समानता, बंधुत्व और राजनीतिक तौर पर न्याय की भी बात की है। इनकी सीमाएं क्या थी? तो हालांकि अम्बेडकर का दृष्टिकोण क्रांतिकारी था, पर कुछ विचारकों ने पूरी तरह से इसको लागू करना चुनौतीपूर्ण माना है। विशेष रूप से धर्मांतरण के विचार कई विवाद को जन्म भी देता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो इस वजह से अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने की बात की, लेकिन इसका विरोध भी हुआ है। साथ ही उनके समाजवादी विचार को भी व्यापक स्तर पर अपना मतलब कठिन था, क्योंकि भारतीय राजनीति में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा क्या हो सकी थी, फैल चुकी है। तो निष्कर्ष के तौर पर लिखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राजनीतिक पे जो ऐतिहासिक जो उनका प्रति दृष्टिकोण है
वो किस लिए था? समाज में सुधार को और पुनर्निर्माण करने के लिए, भारतीय समाज के लिए। उन्होंने भारतीय राजनीति को न केवल जातिवाद के संदर्भ में देखा है, बल्कि समता, न्याय और बंधुत्व और स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में देखा है। मैं सबका आंसर आप देखोगे कि बी आर अम्बेडकर क्या मानते हैं। बेसिकली वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत पे ही पूरी जो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी पे ही होंगे। एस टी ओबीसी की मतलब उत्थान की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, हिंदू धर्म के विरोध करते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। सिंपल सा सारे आंसर आप आसानी से लिख लोगे, एक ही जैसे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अछूत कौन थे और वे कैसे अछूत बने? इस संदर्भ में अंबेडकर के विचार की व्याख्या कीजिए। अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने एक बुक थी जिसमें लिखा था उन्होंने हुज शूद्र। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि शूद्र थे कौन। तो यही आपको बताना है। तो परिचय से स्टार्ट करोगे कि भारत में अछूत शब्द का उपयोग जो है वो वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है जिनमें समाज में नीच और अपवित्र माना जाता है। इसके लिए उन्होंने अछूत वर्ग का बताया। ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में तहत शूद्र और दलितों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है और जो समाज के अधिकारों से वंचित रहते हैं। अम्बेडकर के अनुसार अछूत केवल जाति या वर्ग का नाम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का परिचायक है, जो कि भारतीय समाज की गहरी असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। अछूतों की उत्पत्ति और स्थिति बी आर अम्बेडकर के अनुसार, तो वो कहते हैं कि जातिवाद का प्रभाव से क्या हुआ, जाति जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में बट गई और इससे बटने से क्या हुआ, ब्राह्मण मतलब पढ़ाने का काम, यज्ञ करने का काम, क्षत्रिय युद्ध करने का काम, वैश्य व्यापार करने का काम, शूद्रों को सेवा करने का काम मिला, जिससे उनको वंचित रखा गया, उनको समाज में अधिकार नहीं दिया गया, शिक्षा नहीं दिया गया, मंदिर में प्रवेश से रोका गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि जाति ने क्या करा, शूद्रों की उत्पत्ति की। दूसरा, धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वो बोलते हैं अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अछूतों को हमेशा उत्पीड़न दिया गया है, उनको परंपरा के दृष्टिकोण से बांध के उन्हें क्या किया गया है, उनको जन्म के आधारित पे बांट दिया गया है और उनको भेदभाव के अनुसार उन्हें अछूत बताया गया है, जो कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार से इनको वंचित रखा गया है। अछूत बनने की प्रक्रिया क्या बताते हैं अम्बेडकर कि अछूत बनने की प्रक्रिया क्या है अपनी बुक में, मतलब कैसे ये अछूत बने। तो अम्बेडकर के अनुसार किसी व्यक्ति को अछूत बनने की प्रक्रिया जो है वो जन्म आधारित होती है कि अगर वो किसी भी जाति में जन्म दे रहा है तो उसी जाति का वो हो जाएगा, तो उसको ये प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो जिस भी मतलब जो अछूत है मतलब वो जो शूद्र जाति में जिसका भी जन्म होता है वो अछूत होता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये अपनी बुक में लिखते हैं वो, तो उसमें ये कहते हैं कि अछूत बनने की प्रक्रिया यही है। तो अम्बेडकर के विचार में अछूत के अधिकार और मुक्ति कैसे है, मतलब जो अम्बेडकर है वो अछूत को अधिकार से मुक्त की बात कैसे करते हैं। तो अम्बेडकर के विचार में अछूत के अधिकार से मुक्ति अछूत कैसे पा सकता है, उन्होंने अपनी बुक में कैसे इसका समाधान निकाला। अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष और सामाजिक समानता और राजनीतिक अधिकार में सम्मान के लिए कदम उठाए गए दृष्टिकोण को अपनाया कि समानता और न्याय की आवश्यकता है, तभी क्या हो सकता है, इनका उत्थान हो सकता है। शूद्र जो है उसको क्या हो सकता है, वो मुक्ति हो सकता है अपने शूद्र से। वो अपनी बुक में बताते हैं, उनकी बुक के अनुसार ये सब है कि उन्होंने बुक में क्या लिखा है। दूसरा, धर्मांतरण के एक उपाय के रूप में वो कहते हैं कि शूद्र जो है वो मतलब जो हिंदू धर्म को छोड़ के अगर बौद्ध धर्म अपनाते हैं तब वो क्या हो जाएंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे। तीसरा, वो जो बताते हैं कि शिक्षा और जागरूकता की महत्व, कि शिक्षा उनके अंदर स्वतंत्रता, सामाजिकता, समानता, इन सब की अगर भावना पैदा होती है शिक्षा से, तब वो शूद्र से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा, वो समाधान बताते हैं, संविधान निर्माण और अछूतों का उत्थान। संविधान निर्माण से, तो संविधान में जो उनकी भूमिका निभाई गई है, उनको अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा की गई है, उनको अधिकार दिए गए हैं, उनको आरक्षण दिए गए हैं, उनको रोजगार, शिक्षा, इन सब के बारे में उनको प्रावधान दिए गए हैं, जिससे उनका उत्थान होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये शूद्र के उत्थान के लिए बी आर अम्बेडकर अपनी बुक में हु इज अ शूद्र, इसमें शूद्र कौन है इसमें बताते हैं। निष्कर्ष के तौर पर लिखोगे कि अम्बेडकर के विचार के अनुसार छूत जो अछूत है उसका उत्पीड़न और बहिष्कार हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था की परिणति थी, मतलब उनके परिणाम स्वरूप इनका उत्पत्ति हुई है। अम्बेडकर ने इसे सामाजिक अन्याय और अमान्यता जो मानव के खिलाफ है उसके रूप में देखा है। इसका विरोध किया है, इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं, इसके द्वारा कई गए सुधार भी उन्होंने किया है और विचार भी रखा है कि अछूतों के अधिकार की रक्षा की दिशा में क्या क्या अध्याय उन्होंने जोड़ा है, जो मैंने बताया कि कैसे वो मतलब धर्म परिवर्तन को बताते हैं, समाज में शिक्षा का प्रचार, ये सब भाईचारा, समानता, इन सब के कारण वो कहते हैं कि शूद्र क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इन्होंने अपनी बुक में बताया हुज शूद्र में, ठीक है, मतलब शूद्र कौन है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अम्बेडकर के लोकतंत्र की संकल्पना और उसके सफल क्रियान्वयन की पूर्व शर्तों की जो व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अम्बेडकर ने लोकतंत्र पे क्या कहा है उसको आपको बताना है। तो अम्बेडकर बेसिकली सब पे जातिवाद को ही बोलते हैं, जाति का ही बोलते हैं। आंसर आपको सेम लिखना है, आपको कुछ भी पूछे ना आपको यही बताना है कि उन्होंने जातिवाद का विरोध किया है, उन्होंने समानता, समाज में बंधुत्व की बात की है, वो ये सब में आएगा, सब में। उनके चाहे राज्य का सिद्धांत है, चाहे लोकतंत्र का सिद्धांत है, चाहे किसी का भी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो बी आर अम्बेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण निर्माता में से एक है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अम्बेडकर का मानना था कि
लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है, बल्कि ये समाज की संस्कृति और उसकी मूलभूत मान्यता को प्रतिबिंबित करती है। उनके अनुसार लोकतंत्र का सफल क्रियान्वयन तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना ना हो। तो इन्होंने कहा है कि अंबेडकर की लोकतंत्र की संकल्पना कैसी थी। तो अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव के माध्यम से सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं है, मीन सबको वोट देने का अधिकार है, तो लोकतंत्र नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि लोकतंत्र तब है जब लोकतंत्र में समानता हो, न्याय की गारंटी हो। अंबेडकर के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में न्याय हो, आर्थिक समानता हो, ये सिद्धांत लागू हो। मैंने कहा ना, सब में एक ही बात है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता का महत्व भी बताते हैं लोकतंत्र में। वो कहते हैं कि अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का असली अर्थ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक समाज में समानता नहीं होती। उनका मानना है कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के कारण असमानता है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। ठीक है। तो दूसरा बताते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र का आधार मानते हैं। अम्बेडकर का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है। उन्होंने ये माना है कि भारतीय समाज में धर्म के नाम पर होने वाली राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये एक खतरा है। वे मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसी एक धर्म को राजनीतिक पे हावी नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में क्या कहा है कि राज्य का कोई धर्म ना हो तभी लोकतंत्र सफल होगा। तीसरा, राजनीतिक अधिकार का महत्व बताया है। अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र नागरिकों को केवल सामाजिक और आर्थिक समानता मिलनी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सुनिश्चित करना भी चाहिए कि संविधान में सभी नागरिकों को संविधान मिला है, मतदान देने का अधिकार है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी सबका, विशेषकर वंचित वर्गों को भी अधिकार मिले। तब कह सकते हैं कि हम राजनीतिक अधिकार का भी महत्व किससे जोड़ के देखते हैं, वंचित वर्गों से जोड़ के देखते हैं। लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए वो कौन कौन से शर्तें रखते हैं कि लोकतंत्र को हम कैसे सफल बना सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता हो, मतलब समाज में भी जातिवाद वगैरह खत्म हो, आर्थिक तौर पे भी भेदभाव ना किया जाए किसी वर्गों से, किसी उच्च नीच से, तो समाज में लोकतंत्र है। दूसरा, लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक और नागरिक की जागरूकता। लोकतंत्र में सांस्कृतिक जागरूकता हो, मतलब सभी को, जनजाति चाहे कोई भी हो, उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे मूल्य पे ही विकास होना चाहिए उसकी संस्कृति का। नागरिक भी इसके लिए जागरूक हो, आंदोलन करे, तब लोकतंत्र सफल है। तीसरा, वो बताते हैं संविधान का पालन अगर होगा तो कहोगे कि लोकतंत्र है। चौथा, धर्मनिरपेक्षता और तात्कालिक संघर्षों से परे रहना, मतलब धर्म का राजनीति से बिल्कुल पृथक्करण होना ही क्या है, लोकतंत्र है, वो बोलते हैं। तो बेसिकली सब में एक ही आंसर है। तो मैं बता दे रही हूँ, आपका ये पेपर आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लोकतंत्र के प्रति जो दृष्टिकोण है वो समाज में सुधार की दिशा में क्रांतिकारी था। उनके अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक रूप केवल उस समय ही संभव नहीं है जब समाज में समानता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। उनके विचार के अनुसार लोकतंत्र केवल राजनीतिक अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, उसका सम्मान किया जाए। अम्बेडकर के दृष्टिकोण में भारतीय लोकतंत्र को केवल कानूनी राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मजबूत किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। तो एक क्वेश्चन और है अम्बेडकर की राज्य और अल्पसंख्यक पर सिद्धांत। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको यहीं खत्म करती हूँ। तो एक आपको ऐसे स्लाइड करके दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके ये पढ़ लीजिएगा, वरना आप नोट्स खरीद सकते हैं टेलीग्राम से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा। तो आप नोट्स से ना अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है ना, मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, या तो आप इसको खरीद लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, और वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा और पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा और बहुत ईजी, सब में एक ही चीज़ आपको लिखना है।